ये आईआईटी बॉम्बे से पोस्ट ग्रेजुएट हैं और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएशन करी हुई है। तो इनके कॉलेज एक्सपीरियंस और आईआईटी के एक्सपीरियंस जो है उससे हम कुछ आज जानने की कोशिश करेंगे। और साथ में ये मशीन लर्निंग के इंजीनियर हैं, तो उस एक्सपीरियंस से भी हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से मशीन लर्निंग और एआई के इंजीनियर बना जाए, और जो स्टूडेंट्स उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है findaim.com पर। तो सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं। मैंने बीएससी करी थी कंप्यूटर साइंस में फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एंड मैं अपने बैच का गोल्ड मेडलिस्ट भी था इन कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस वाज नॉट द ओनली सब्जेक्ट। मेरे सब्जेक्ट्स में स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स भी थे, और फॉर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग दिस स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस कॉम्बिनेशन इज़ द बेस्ट। मीन्स ये कॉम्बिनेशंस काफ़ी यूज़फुल है, बिकॉज इन स्टैटिस्टिक्स इन डेटा साइंस यू आर यूजिंग मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड मशीन लर्निंग, और ये तीनों ही स्टैट्स, मैथ्स और सीएस से ही आते हैं। उसके बाद मैंने एमएससी करी अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में आईआईटी बॉम्बे से। वहाँ पे भी मेरे कोर्सेज़ में स्टैट्स के, मैथ्स के और सीएस के भी सब्जेक्ट्स थे। और फिर वहाँ से मैंने जॉब स्टार्ट करी 2021 अगस्त में इन टीसीएस रिसर्च लैब। वहाँ पे मेरा रोल जो था वो एमएल रिसर्चर था। तो मुझे मशीन लर्निंग से जो डोमेन होते हैं वहाँ पे रिसर्च करना था, पेपर, पेटेंट्स, ये सब। मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा कि पेपर, पेटेंट ये सब कैसे होते हैं और क्या होता है। एंड देन आफ्टर स्पेंडिंग 9 months देयर, मैं फिर हेयर टेक्नोलॉजी में स्विच किया। हेयर एक मैपिंग एंड नेविगेशन प्लेटफॉर्म है, वर्ल्ड्स नंबर 1 एक्चुअली। यहाँ पे मैं एमएल इंजीनियर हूँ। यहाँ पे भी मेरे रोल में मशीन लर्निंग से रिलेटेड वर्क है, और मैंने अभी तक तीन पेटेंट भी फाइल करे हैं एज पार्ट ऑफ माई वर्क। ये एक ब्रीफ जर्नी है, स्टार्टिंग फ्रॉम कॉलेज टू वेयर आई एम करेंटली। ओके, ग्रेट ग्रेट। सो आपका इस फील्ड में इंटरेस्ट कैसे बना? एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट मशीन लर्निंग में स्टार्टिंग में तो नहीं था। व्हेन आई वाज अ सीएस स्टूडेंट, मेरा कोडिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट था। स्टार्टिंग फ्रॉम बीएससी फर्स्ट ईयर ओनली मैंने वेब डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया था। वहाँ पे आई यूज़ टू लर्न पाइथन। मेरे को पाइथन आता था, और वहाँ पे मैं बैक एंड वेब डेवलपमेंट करता है। बैक एंड मतलब कि जो सर्वर साइड के कोड लॉजिक लिखे जाते हैं वो सब। बट 3-4 months के बाद ही वहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट आ गया। मेरे को लगा कि हाँ, ये तो मुझे आता है, बट इससे आगे जाना है मुझे। इट्स नॉट कि मुझे लाइफ टाइम वेब डेवलपमेंट ही करना है। वहाँ पे मेरे को इंटरेस्ट आया कि डेटा साइंस भी करके कुछ फील्ड होता है। आई हैव हर्ड कि डेटा साइंस भी कुछ फील्ड होता है, और स्टैटिस्टिक्स मेरे कोर्स में था, बट ऐसा नहीं था कि आई हैड रेड एनी डेटा साइंस टॉपिक, तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं था। वहाँ पे धीरे धीरे मैंने ये सब पैंडाज, नमपाई, ये सब जो लाइब्रेरी होते हैं डेटा साइंस के, वो सब लर्न करना स्टार्ट किया। एंड सेकेंड ईयर बीएससी में आई हैड एन इंटर्नशिप। मैं इंटर्नशिप लिए IIIT इलाहाबाद गया था। दैट इज़ अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट इन टर्म्स ऑफ सीएस एंड आईटी फील्ड। तो वहाँ पे मैं आई मेट अदर पीपल्स फ्रॉम अदर बैकग्राउंड। जो बहुत सारे जगह के लोग थे जो डिफरेंट कॉलेज से बीटेक कर रहे थे। आई वाज एन बीएससी स्टूडेंट। मुझे लगा कि मेरे को भी तो काफ़ी कुछ सीखना है। टिपिकली बीएससी का जो लेवल इंडिया में, वहाँ पे यू आर नॉट गिवन टेक्निकल नॉलेज। तो ऐसा कहा जाता है कि यू आर हैविंग थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ एवरीथिंग दैट यू रीड, बट आपको पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है। वहाँ पे मेरे अंदर था कि नहीं, आई हैव टू रीड्स, मेरे को खुद से ही पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि कोर्स में पढ़ाया जाएगा या फिर ऐसा कुछ था। वहाँ पे वहाँ से मैंने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया और खुद से चीज़ें सीखना स्टार्ट करी। तो मुझे लगा कि नहीं, बीएससी के बाद तो जॉब करना इज़ नॉट यूज़फुल, बिकॉज अगर मेरी जॉब लग भी जाती है तो पैकेज विल नॉट बी हाई, और बीएससी के बाद उस तरह की वैल्यू भी नहीं मिलती है। इफ़ यू आर एक्चुअली सम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, दैट इज़ सम अदर थिंग इन इंडिया। तो वहाँ पे मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया कि इंडिया में कहाँ कहाँ से मास्टर्स होता है, क्योंकि बीएससी के बाद यू कैन डू एमएससी, यू कैन नॉट डू एमटेक डायरेक्टली। तो एमटेक के लिए एक्चुअली 4 years डिग्री रिक्वायर्ड होती है, या तो बी हो या फिर बीटेक हो फ्रॉम एनी कॉलेज इन इंडिया। उसके बाद आपको गेट देना पड़ता है। उसके लिए बीएससी के बाद ये तो था कि हाँ, थोड़ा अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना है, ताकि आई हैव टू लर्न फ्रॉम गुड फैकल्टी मेम्बर अगर अच्छे होंगे, थोड़ा क्राउड डिफरेंट होगा, अच्छा होगा, तो मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बीएससी के बाद मैंने 3-4 प्रीमियर एग्ज़ाम्स दिए थे। तो एक तो आईआईटी जैम था, जिससे आप आईआईटी में जा सकते हैं एमएससी करने के लिए।
तो IIT में भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक मैथ्स होता है, स्टैट्स होता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स। तो मेरा CS ऑनर्स था, लाइक आई वॉज नॉट अ प्योर स्टैट्स फ्रॉम प्योर स्टैट्स बैकग्राउंड एंड आइदर फ्रॉम प्योर मैथ्स बैकग्राउंड। सो मेरा स्टैट्स और मैथ्स था इतना कि आई कुड डू दैट पर्टिकुलर थिंग। सो मैंने थोड़ा प्रिपरेशंस किया और मेरा IIT में हो गया। तो उसमें 2 कॉलेज होते हैं, IIT बॉम्बे और IIT कानपुर। सो आई चूज़ IIT बॉम्बे। उसके अलावा मेरे 2 एग्जाम्स और क्लियर हुए थे। तो एक है CMI, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट फॉर डेटा साइंस, सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी प्रीमियर इंस्टीट्यूट इन इंडिया। और एक है ISI, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, सो दैट इज़ ऑल्सो प्रीमियर इंस्टीट्यूट इन इंडिया। सो आफ्टर BSc आई हैड अ चांस टू गो टू ISI, CMI और IIT। सो लाइक बहुत कन्फ्यूजन था कि CMI जाना चाहिए, क्योंकि CMI मेरा फर्स्ट ईयर से था कि मेरे को CMI जाना है, CMI इज़ वेरी गुड। बट मैं IIT बॉम्बे गया बिकॉज ऑफ ये कि वहाँ पे थोड़ा कल्चर अच्छा है, लाइक क्राउड इज़, मतलब वहाँ पे थोड़ा कल्चरल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होते हैं, थोड़ा फन होता है, लाइक प्लेसमेंट वगैरह तो हर जगह से हो जाती है। सो कमिंग टू IIT बॉम्बे, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स मेरे लिए थोड़ा टफ था बिकॉज आई एज फ्रॉम प्योर CS बैकग्राउंड, और स्टैट्स और मैथ्स मुझे उतनी आती थी जितना से थोड़ा बहुत काम चल जाता था। लाइक फ्रॉम देयर आई हैव टू रियली वर्क हार्ड फॉर स्टैट्स एंड मैथ्स पार्ट, बिकॉज वहाँ पे कोर स्टैट्स के बहुत सारे टॉपिक्स थे, और CS में जो टॉपिक्स उसके लिए मैं तो कंफर्टेबल था। सो फ्रॉम देयर वहाँ पे 2 साल हार्ड वर्क मतलब पढ़ने के बाद मेरे को आइडिया लगा कि स्टैट्स मतलब ML में और डेटा साइंस में काफ़ी कुछ ऐसा सब्जेक्ट्स होता है जो स्टैट्स से रिलेटेड है। लाइक यू हैव टू रियली गो टू द मैथमेटिकल पार्ट, कोडिंग इज़ लाइक गुड, यू कैन डू कोडिंग। सो वहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा थियरिटिकल नॉलेज मिला डेटा साइंस और मशीन लर्निंग का। और वहाँ से मैंने लाइक फ्रॉम द कैंपस प्लेसमेंट इटसेल्फ आई गॉट प्लेस्ड इन TCS रिसर्च लैब। सो दैट इज़ अ रिसर्च बॉडी ऑफ TCS, टाटा कंसल्टेशन सर्विस। और वहाँ पे लाइक थोड़े बहुत अच्छे काम होते हैं रिसर्च के मामले में। तो वहाँ से फिर मेरी आगे की मशीन लर्निंग जर्नी स्टार्ट हुई। सो आपने बोला कि आप ग्रेजुएशन के टाइम से वेब डेवलपमेंट शुरू कर दी थी, उस टाइम आपने कहाँ से सीखी थी वेबसाइट बनाना? वेब डेवलपमेंट जो मैंने सीखा था, तो लाइक ये तो पहली बात कि मेरे कोर्स में तो सी प्रोग्रामिंग था फर्स्ट सेमेस्टर में, और वेब डेवलपमेंट मेरे पूरे बैचलर्स में नहीं था, BSc में नहीं था। लाइक ऐसा कोई नहीं था कि कोई कॉलेज वाले सिखा सके। तो मैंने खुद से HTML CSS सीखना स्टार्ट करा था, बट मेरे को ना बैक एंड प्रोग्रामिंग के बारे में पता नहीं था। सो BHU में एक IIT BHU करके है, सो बोथ आर इन द सेम कैंपस। सो IIT BHU के एक स्टार्टअप था जो लोग कुछ नए बंदे देख रहे थे ताकि उनको कुछ सिखा सके, लाइक और उनसे कुछ काम करवा सके। सो मैं इंटरेस्टेड था कि नहीं, मेरे को सीखना तो है बहुत कुछ इस तरह से। तो एक वहाँ पे सीनियर्स थे, ही एक्चुअली हेल्प्ड मी। सो उन्होंने कुछ रिसोर्सेज बोले कि पहले पाइथन सीख लो, एंड देन पाइथन का एक वेब फ्रेमवर्क होता है जेंगो। सो जेंगो सीखने के लिए उन्होंने मुझे कुछ ऑनलाइन ये कोर्स दिया, लाइक यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्स हैं। तो वहाँ पे मैंने थोड़ा बेसिक सीखा कि कैसे जेंगो से मतलब एक वेब पेज, लाइक एक अगर HTML पेज है कैसे दिखा सकते हो, और कैसे उसमें से कुछ लॉजिक बना सकते हो। तो वहाँ से फिर मैंने खुद से चीज़ें एक्सप्लोर करनी स्टार्ट करी। तो अगर आप वेब डेवलपमेंट में जाओगे तो 4 मेन उसका मतलब बैकएंड का 4 एक मेन की होता है। एक होता है क्रिएट, आप कुछ क्रिएट कर रहे हो डेटाबेस में, आप डेटाबेस से कुछ रीड कर रहे हो, आप डेटाबेस में कुछ अपडेट कर रहे हो, या फिर आप डेटाबेस में कुछ डिलीट कर रहे हो, जिसको CRUD क्रूड भी बोलते हैं। तो ये 4 चीज़ अगर आप अच्छे से सीख गए तो आप समझो कि आपकी कोई भी वेब एप्लीकेशन को समझ सकते हो। तो वो 4 चीज़ सीखने को मेरे को 2-3 महीने लगे, लाइक कैसे ये सब चीज़ करते जाएंगे, मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट होने में कि हाँ ये सब चीज़ कैसे कर सकते हैं। बट बेसिक तो मैंने यूट्यूब से सीखा, बाकी खुद से डेमो प्रोजेक्ट ऐसे बनाते बनाते कि ऐसा लगता था कि चलो इस तरह के एक साइट बनाते हैं, कुछ भी आया तो उस तरह की चीज़ें बनाया करता था मैं। तो वैसे 3-4-5 साइट खुद से कोड कर करके थोड़ा इंटरनेट से हेल्प ले लेके मेरे को डेवलपमेंट अच्छे से आया कि हाँ इसको ऐसे करते हैं। काफ़ी बढ़िया। तो मतलब आप शुरू से ही क्यूरियस थे और साथ में सीरियस भी थे अपने करियर को लेकर? मैं CS से था, तो मुझे ऐसा लगता था कि जो थ्योरेटिकल चीज़ें, इससे हम लोग रियल वर्ल्ड में कुछ काम तो कर नहीं पाएंगे। लाइक अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है, नेटवर्किंग है, न्यूमेरिकल एनालिसिस, दिस आर गुड सब्जेक्ट, क्योंकि मेरे को मैथ में भी इंटरेस्ट था, मैथमेटिकल पार्ट में। बट ये था कि इससे कुछ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, कुछ रियल वर्ल्ड काम तो कर नहीं पाएंगे। तो मैंने जब एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया था तो पता चला कि ये सब फील्ड होते हैं। लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए सब आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, कोई सॉफ्टवेयर बना सकते हो, गेम बना सकते हो। तो उस टाइम तक यही पता था कि ML इंजीनियर, डेटा साइंस भी होता है, बट लाइक फॉर अ BSc फर्स्ट स्टूडेंट दैट इज़ वेरी हाई लेवल थिंग, क्योंकि अभी जिसने पाइथन सीखा है उसके लिए एक ML का पूरा एप्लीकेशन लिखना बहुत टफ होता है। तो यही था कि स्टार्ट तो कहीं से करना है, तो वेब डेवलपमेंट से स्टार्ट करा था, और ये था कि हाँ इसके आगे जो भी होगा देखेंगे। सो लाइक स्टिल नाउ अभी भी मैं लाइक ML इंजीनियर वाला काम जो करता हूँ, बट स्टिल आई डू समथिंग रिलेटेड टू वेब एप्लीकेशन ऑल्सो। तो अगर वेब एप्लीकेशन से कोई API वगैरह लिखना है या फिर उसको वेब एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करना है, आई कैन डू। तो वो एक्सपीरियंस मेरा वहीं से आया जब मैंने BSc में सीखा था।
सो इट्स लाइक कि अगर आप ML इंजीनियर देखते हो तो एक तो आप एक ML मॉडल बना दिए, बट वहीं तक काम खत्म नहीं होता. यू हैव टू रियली पुट दैट मॉडल इनटू प्रोडक्शन. सो वहाँ पे उसको प्रोडक्शन में रखने के लिए यू हैव टू रियली डू सम लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला थिंग. आपको कुछ कुछ करना पड़ता है, API क्रिएट करना पड़ता है, API इंटीग्रेट करना पड़ता है. तो ये सब थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर से ही आता है. ग्रेट. सो आपने जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से की है, और पोस्ट ग्रेजुएशन हाँ, BSc करा था, हमारी ग्रेजुएशन किया था बनारस यूनिवर्सिटी से, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो IIT में. उनमें क्या डिफरेंस देखा आपने, और उन कॉलेजेस के बारे में आपने अगर रिव्यू देना हो कि उनका कल्चर कैसा था, और उनमें उन कॉलेजेस में सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगी दोनों में? देखो, BHU जो है वो एक यूनिवर्सिटी है. सो इंडिया में जो भी टिपिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक DU, BHU, AMU, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटीज़ और जो IITs हैं दोनों में ना एक बेसिक डिफरेंस होता है. सो यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है कि हमारा लाइक BHU एज ए यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा था. लाइक जो टिपिकल BSc के इंस्टीट्यूट होते हैं वैसा नहीं था. सो वहाँ पे रेगुलर एग्जाम्स होते थे, साल में 2 बार सेमेस्टर एग्जाम जो होते हैं, हर सेमेस्टर में एक मिड सेम एंड सेम होता है, प्रोजेक्ट होते थे, प्रैक्टिकल होता था, चीज़ें काफ़ी सीरियसली होती थी. तो वहाँ पे भी मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला. बट ऐसा था कि यूनिवर्सिटी का जो कल्चर है ना, कि अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक, अगर आप 10 साल के क्वेश्चंस पिछले साल के देखोगे तो आप 80-90% क्वेश्चंस मैच करा लोगे डायरेक्ट, अपार्ट फ्रॉम मैथमेटिक्स. क्योंकि मैथमेटिक्स में तो कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, क्वेश्चन वगैरह न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर दिया जा सकते हैं. बट लाइक जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट थे तो उसमें वो सब चीज़ें बहुत कॉमन थी. बट IIT में ये चीज़ नहीं था. मतलब वहाँ पे ऐसा होता है कि अगर पहले तो मिड सेम और एंड सेम एक टेस्ट नहीं होता. आप मिड सेम के पहले भी 4-5 टेस्ट हो सकते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट के. तो ऐसा होता है कि अगर 100 नंबर्स का कोई एग्ज़ाम हो रहा है किसी पेपर का, तो टीचर ऐसे डिसाइड करते थे कि लाइक 20 नंबर का मिड सेम लेंगे, मिड सेम से पहले 10 नंबर का 2 टेस्ट लेंगे, मिड सेम के बाद 10 नंबर का और 2 टेस्ट लेंगे, फिर एंड सेम लेंगे. तो हर सब्जेक्ट के एटलीस्ट 6 एग्जाम तो होते थे. तो अगर आपके पास 6 पेपर हैं, टोटल 36 एग्जाम होंगे. और ऐसा होता है कि हर वीक एग्जाम ही दे रहे हैं. लाइक सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, 2 वीक बाद से सबका एग्जाम शुरू हो गया. कभी इसका 10 नंबर का एग्जाम हो रहा है, कभी उसका हो रहा है. तो ये था कि वहाँ पे आप आराम से बैठ नहीं सकते, आपको कंटिन्यूसली लर्न करना है. जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको उसी टाइम समझना है, नहीं तो अगले वीक या फिर हो सकता है अगले 2 दिन बाद उसका टेस्ट हो. इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ में कल्चर होता है, वहाँ पे ना पासिंग मार्क्स फिक्स होता है कि 33 पे आप पास कर जाओगे या 40 पे पास कर जाओगे. बट IITs में ऐसा नहीं होता. जो वहाँ पे टीचर्स होते हैं वो खुद डिसाइड करते हैं. लेटर सपोज 100 मार्क्स का कोई एग्ज़ाम हुआ और हाईएस्ट गया ओवरऑल 60 मार्क्स, तो वहाँ पे जो पासिंग मार्क्स होगा वो 33 नहीं रहेगा, हो सकता है वो 15 हो या फिर 10 हो. तो वो टीचर डिसाइड करते हैं. और जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है वो भी टीचर डिसाइड करते हैं. ऐसा नहीं है कि 80 से 89 तक को इस ग्रेड मिलेगा या फिर A+ मिलेगा. वो चाहे तो 30 to 35 पे ही A दे सकता है और 38 to 39 पे A+ दे सकता है. तो वो जो डिफरेंस होता है, जो भी ग्रेडिंग सिस्टम होता है, टीचर खुद डिसाइड करता है. और आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते कि मतलब यहाँ पे 2 नंबर पे क्यों ग्रेड चेंज हो रहा है, बाद में 10 नंबर पे क्यों ग्रेड चेंज हो रहा है. तो वो डिसाइड कैसे करता है, मतलब कितना टफ वो डाल रहा है क्वेश्चन पेपर? टीचर देखो, ये दो चीज़ से डिसाइड होता है. एक तो मान लो कि पेपर उसने, वो टीचर जो पेपर टफ बना रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली 100 मार्क्स में 100 मार्क्स तो कोई स्कोर नहीं कर पाएगा. कुछ लोग करते भी थे, नॉट 100, लाइक 92, 93. तो मान लो कि ऐसा हुआ है कि हमारे सब्जेक्ट्स में हाईएस्ट मार्क्स है 62 आउट ऑफ 100. तो अगर 62 गया तो जिसका 62 गया ही विल गेट द बेस्ट ग्रेड. जो भी बेस्ट ग्रेड होगा, A+ या फिर S जो भी होगा उसको मिलेगा. अब वहाँ से ना नीचे देखा जाए कि स्टूडेंट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लाइक किस डिस्ट्रीब्यूशन में, किस मार्क रेंज में ज़्यादा स्टूडेंट लाइक करते हैं, उसके हिसाब से ग्रेडिंग चेंज की जाती थी. तो वो टीचर का ये सब काम रहता था, हम लोग का तो नहीं था. बट हाँ, ऐसा होता है कि आप, ऐसा नहीं है कि, तो इससे ना उन स्टूडेंट को बेनिफिट होता है जो कम मार्क्स लाते हैं. लाइक 20 मार्क्स अभी किसी को 6 ग्रेड मिल सकते हैं. बट ये है कि यूनिवर्सिटीज़ में 20 मार्क्स से कोई पास आउट भी नहीं होगा. बट ये होता है कि वहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो टीचर लाइक, ऐसा नहीं कि आप पीछे के 10 साल के क्वेश्चन देखोगे तो एक भी मैच नहीं करेगा, क्योंकि हर साल टीचर चेंज होते हैं वहाँ पे. ऐसा नहीं कि ये टॉपिक हर साल एक ही टीचर पढ़ा रहा है, हर साल टीचर चेंज होता है, कभी ये पढ़ा रहा है, कभी कोई और पढ़ा रहा है. तो ये चीज़ें चेंज होती रहती है. तो वहाँ पे कुछ ऐसा फिक्स नहीं है, आपको पढ़ना है, समझना है, तभी आप पास कर पाओगे वहाँ पे. ऐसा है वहाँ पे. और बाकी कॉलेजेस से कैसे अलग है वो? यूनिवर्सिटी से तो आपने बता दिया, पर बाकी जो कॉलेज के लेवल और IIT का लेवल है वो अलग है आपस में? IIT में एक चीज़ और होता है, जैसे मान लो कि कोई एक कोर्स है, मान लो डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स है, तो अगर वो मेरे डिपार्टमेंट में रन कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में, तो वो कोर्स अगर कोई और डिपार्टमेंट का स्टूडेंट भी लेना चाहे तो ले सकता है. ठीक है. तो ऐसा होता था कि जो कोर्स हम लोग ले रखे हैं वो BTech का कोई CSE का बंदा ही पढ़ रहा है, जिसने IIT JEE टॉप 100 का वो रैंकर है, वो BTech इलेक्ट्रॉनिक्स का ही बंदा पढ़ रहा है, इलेक्ट्रिकल का ही बंदा पढ़ रहा है और मेटलर्जी का ही बंदा पढ़ रहा है.
तो वहाँ पे आप समझो आप हो एमएससी के, बट आप फाइट मार रहे हो उनके साथ जो जेई क्लियर करके आए हैं। तो उस हिसाब से आप मतलब ऐसे शांत नहीं बैठ सकते कि यार मतलब वो तो 100 में 100 स्कोर कर सकता है, बट आपको भी उसके अनुसार अच्छे से स्कोर करना है, तभी आपके ग्रेड्स अच्छे आएंगे। तो ये एक चीज़ डिफरेंट है आईटी में कि वहाँ पे खासकर आईटी बॉम्बे में था, मतलब बाकी सारे आईटीज़ का तो मेरे को आइडिया नहीं है, बट ये आईटी बॉम्बे में ऐसा था कि एमएससी के कोई कोर्स हैं तो बाकी स्टूडेंट ही पढ़ते थे। लाइक हमारा रिग्रेशन का कोर्स था, हमारी बैच स्ट्रेंथ थी 29, बट उसमें 80 स्टूडेंट्स थे टोटल। तो लाइक सीएससी के 30-40 स्टूडेंट्स थे। एंड मतलब जब क्लास चल रही है आप उनके क्वेश्चंस को, बस वो क्वेश्चंस जो टीचर से पूछ रहे हैं आप उसको भी अच्छे से सुनोगे ना, तो आपकी बहुत लर्निंग हो जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे होती थी। तो ये मुझे लग रहा है कि ये टिपिकली आईटीज़ में ऐसा होता है, क्योंकि जो जेई के रैंकर होते हैं लाइक दे आर रियली गुड, और उनके साथ अगर आपको कुछ भी टॉपिक पढ़ने का मौका मिल रहा है, कोई भी सब्जेक्ट, आप समझो कि आपकी जो लर्निंग होती है वो इन्हांस हो जाती है वहाँ पे। तो इस तरह का पीयर्स ग्रुप वहाँ पे मिलता है। और एक क्वेश्चन अभी आया मेरे दिमाग में कि आईआईटी में एक मतलब कॉमन लैंग्वेज कौन सी होती है, इंग्लिश होती है या हिंदी होती है? वहाँ पे सारे लेक्चर्स इंग्लिश में ही चलते हैं। इनफैक्ट अगर कोई टीचर ऐसा है जिसको वो इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, बट ही विल ऑल्सो ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, तो वहाँ पे हिंदी में तो कोई नहीं पढ़ाता, लिटरली कोई नहीं। और स्टूडेंट्स आपसे में बात वो भी इंग्लिश में? हाँ नहीं आपस में तो जो जैसा जिसका रीजनल लैंग्वेज है, मान लो कि 2 बंगाली स्टूडेंट है साथ में तो आपस में बंगाली में बात करेंगे, ऐसे नॉर्मली नॉर्थ इंडिया के तो हिंदी में बात करेंगे, महाराष्ट्र के हैं तो मराठी में बात करेंगे। बट जो टीचर के साथ इंटरेक्शन होता था वो इंग्लिश में ही था, और टीचर भी इंग्लिश में ही पढ़ाता था। तो लाइक ऐसा था कि मतलब ये सब चीज़ें काफ़ी स्टैंडर्डाइज थी कि हम, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं इंग्लिश आता तो टीचर्स हमारे लिए हिंदी में पढ़ाएगा। अगर आप बाद में जाकर टीचर से पूछोगे सर मेरे को इंग्लिश में प्रॉब्लम है, थोड़ा मेरे को हिंदी में बता दो, तो ही मे से कि ओके मैं तुम्हें थोड़ा बहुत बता दूंगा, बट मैं क्लास में हिंदी में नहीं बोल सकता। ठीक है। तो वहाँ का वो स्टैंडर्ड वो था। ओके। सो हाँ, मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि जो आईआईटी में एकेडमिकली जो होता था उसके अलावा जो फेस्ट वगैरह और वो जो कुछ भी फंक्शन वगैरह होते थे वो क्या क्या होते थे, और यूनिवर्सिटी में भी बताओ ना आप। यूनिवर्सिटीज़ में ये है ना कि जैसे जो यूनिवर्सिटी का कल्चर है वहाँ पे स्टूडेंट लाइक फाइट मार रहे होते हैं पढ़ाई के लिए, क्योंकि उनको पता है कि उनको वहाँ से बेटर जगह उठ के जाना है। तो जो यूनिवर्सिटी में कल्चरल एक्टिविटीज़ होते थे उसमें मतलब मैंने तो कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि यहाँ से मेरे को पहले निकलना है, अच्छी जगह जाना है। बट ये था कि वहाँ पे भी कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ होते थे, और लाइक छोटे लेवल पे होते थे। बट मतलब ये जो कुछ भी जो कॉम्पिटिशन्स होता है, कल्चरल कॉम्पिटिशन्स, डांस, म्यूज़िक और राइटिंग, ये वो, बट आईआईटीज़ में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा वो था, क्योंकि वहाँ पे ना हर चीज़ स्टूडेंट बॉडी मैनेज करती है। अगर प्लेसमेंट है तो प्लेसमेंट की जो टीम है वो पूरी स्टूडेंट की है। हॉस्टल की जो टीम है, हॉस्टल सेक्रेटरी में सेक्रेटरी पूरी स्टूडेंट की टीम है। जो भी कल्चरल एक्टिविटी के जीसेक होते हैं, जनरल सेक्रेटरी, जो भी हेड होते हैं, सब स्टूडेंट होते हैं। तो वहाँ पे प्रोफेसर्स का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, और वो स्टूडेंट उस चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। मतलब आप वहाँ पे जो कोडिंग क्लब होते हैं हमारे कॉलेज में, उसके लिए जो हेड होता है उसकी मतलब प्रॉपर इंटरव्यू होते हैं उसके 2-3 राउंड। जो पिछला हेड रहा होगा वो उसके 2-3 राउंड इंटरव्यू लेगा। तो इस चीज़ से भी काफ़ी सीखने को मिलता है, क्योंकि अगर आप किसी भी बॉडी के मेंबर हो, अगर आप उसको लीड कर रहे हो या फिर कोई साइड मेंबर भी हो, तो भी आप एक छोटी सी टीम मैनेज कर रहे हो, कुछ स्टूडेंट्स को हैंडल कर रहे हो, तो उससे भी आपकी रियल लाइफ लर्निंग होती है। क्योंकि जब आप प्लेसमेंट के लिए जाओगे, जब आप वहाँ पे जाओगे, तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि आपका कॉन्फिडेंस कितना है, आपने कितना लोगों को मैनेज करा है। ऑब्वियसली टेक्निकल चीज़ें भी होती हैं हमेशा, बट ये तो होता ही है कि मैनेजमेंट स्किल्स भी देखी जाती हैं। उसके अलावा जो भी कॉम्पिटिशन्स होते थे उधर, लाइक जो भी कल्चरल चीज़ें होती थी उसमें काफ़ी बॉलीवुड के स्टार्स भी आते थे। लाइक अगर मूड इंडिगो हो रहा है तो इंटरनेशनल स्टार तक आते थे वहाँ पे। अगर छोटे मोटे भी कोई कल्चर होता था तो वहाँ पे अच्छे अच्छे स्टार आते थे। तो ये है कि वहाँ पे रहने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मतलब इतने सारे जो भी बड़े बड़े लोग हैं वो हमारे लिए परफॉर्म करने आते हैं, इस कॉलेज में आते हैं परफॉर्म करने, क्योंकि आप उससे थोड़े अलग हो, मतलब बाकी जो क्राउड है उससे आप थोड़े अलग हो। तो ये सब चीज़ें वहाँ के लिए काफ़ी नॉर्मल है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो चीज़ हमें फील होता है कि आज गुरु रंधावा आ रहा है या फिर आज कैलाश खेर आ रहा है, बट वो चीज़ काफ़ी आपको नॉर्मल लगेगा कि हाँ मतलब चलता रहता था। इधर लैब चल रहा है हमारा, रात को हमारा लैब होता था 9 to 11, उधर कोई कल्चरल एक्टिविटी चल रहा है तो हम लोग कल्चरल एक्टिविटी में जाते थे, थोड़े आधे घंटे देखा, फिर निकल गए लैब की तरफ, फिर आते हुए फिर थोड़ा सा देख लिया। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे एक लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट वो था, बट वो कोई फील नहीं होता था कि लाइक दिस इज़ फॉर अस। वो चलता रहता है, हर किसी ओपन थिएटर में, ऑडिटोरियम में कुछ ना कुछ चल रहा होता था। अच्छा, मतलब स्टूडेंट्स की मर्जी है वो जाए या ना जाए।
हाँ, क्योंकि मतलब वो किसी टाइम से डिसाइड नहीं था, ऐसा नहीं था कि अभी किसी स्टूडेंट की क्लास है तो उस टाइम वो कल्चरल एक्टिविटीज़ नहीं होगा, वो चल रहा है, जिसकी लैब है, जिसकी क्लास है वो जा रहा है, जिसको देखना है वो देख रहा है, तो वो बहुत नॉर्मल था वहाँ पे, उसके लिए कुछ ऐसा था नहीं कि। बट यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है कि जो भी फंक्शनल कल्चरल एक्टिविटीज़ रखी जाती है उस टाइम रखी जाती है ताकि स्टूडेंट फ्री हो, कोई एग्ज़ाम ना हो, कोई टेस्ट ना हो, कोई क्लास ना हो, मे बी वीकेंड्स को रखी जाए, फिर किसी फेस्टिवल के दिन रखी जाए। तो वैसा वहाँ पे कुछ था नहीं, वहाँ पे हर किसी भी दिन कुछ भी हो सकता था, ऐसा कुछ था नहीं। जी, मैं भी वही याद कर रहा था कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस और नॉर्मल जो होते हैं और स्कूल्स में जिस दिन कोई फंक्शन वगैरह हो तो उस दिन मतलब पढ़ाई कैंसिल ही होती थी एक तरह से, सभी को अटेंड करना ही पड़ता था वो। हम्म। और आपने बताया कि स्टूडेंट उनको ऑर्गेनाइज करवाते हैं, तो उनके एक्स्ट्रा मार्क्स वगैरह जुड़ते हैं उनके साथ फिर? मार्क्स तो कुछ नहीं होते, बट ये है कि जब आप रेज्यूमे बनाते हो तो वहाँ पे ना एक फील्ड होता है रेज्यूमे में, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी करके, कि आपने क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेज किया है, तो वो फील्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देखो आईटीज़ में जो कंपनीज आती हैं दो तरह की कंपनीज आती हैं, एक तो टेक वाली कंपनीज आती हैं जो मान लो कोडिंग, एमएल, डेटा साइंस इस तरह के बंदों को हायर करती हैं, और एक आती है मैनेजमेंट की कंपनीज, लाइक प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए या फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए या फिर जो भी मैनेजमेंट वाली पोजीशंस होते हैं उसके लिए भी कंपनीज आती हैं। तो वहाँ पे जो वो सारे रोल्स एंड एक्टिविटीज़ होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर आप किसी पर्टिकुलर क्लब को लीड कर रहे हो, लाइक कोडिंग क्लब है या फिर डांस क्लब है, तो आपका ना वहाँ पे जो लीडरशिप वो दिखता है कि आपने इतने बड़े क्लब को मैनेज किया, इतने सारे एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज कराए एज ए लीडर। आपके अंदर भी कुछ कुछ बंदे होंगे, लाइक आप लीड हो तो कुछ सब लीड, सब टीम लीडर ऐसे कुछ होंगे, बट एज ए लीडर आपको वो लेना होता है लाइक डिसीजन, तो वो सब चीज़ें हेल्प करती हैं प्लेसमेंट में। बट जो टेक्निकल इंटरव्यू होते हैं वहाँ पे इस चीज़ों का ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वहाँ पर तो आपकी टेक्निकल नॉलेज इंपॉर्टेंट है, बट जो मैनेजमेंट के रोल्स होते हैं उसमें काफ़ी हेल्प मिलता है उन चीज़ों से। तो इसीलिए हर स्टूडेंट कोशिश तो करता था कि लाइक कुछ ना कुछ मिल जाए, मे बी छोटा सा ही रोल मिल जाए, में सेक्रेटरी मिल जाए या फिर हॉस्टल का कल्चरल सेक्रेटरी मिल जाए, तो वो सब छोटे छोटे रोल्स हैं, तो वहाँ पे ये सब चीज़ चलते थे। अब मान लो कि वहाँ पे 20 हॉस्टल्स हैं, हर हॉस्टल में एटलीस्ट 10 रोल्स होते थे, एक जी से 3-4 मेस सेक्रेटरी होते, 3-4 कल्चरल सेक्रेटरी, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी और मेंटेनेंस सेक्रेटरी, तो 200 रोल्स तो ऐसे ही हो गए। कम से कम वहाँ पे 20 से ज़्यादा क्लब्स होंगे, हर क्लब्स में भी 20-25 रोल्स होंगे, तो ऐसे 700-800 रोल्स तो फिक्स थे, जो हर कोई मतलब कुछ ना कुछ कर रहा होता था। बट ऐसा भी था कोई कुछ नहीं भी करता था, सो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लेने के लिए कि हाँ इस तरह की चीज़ों को मैनेज करने में कैसा फील होता है। और वहाँ पे हर चीज़ एक तरह से स्टूडेंट बॉडी मैनेज करती है, मतलब प्रोफेसर से कोई इन्वॉल्वमेंट होता नहीं है, लाइक वार्डन होते हैं हॉस्टल में, बट ही विल नॉट मेक द डिसीजन। अगर आपको मेस में ये खाना चाहिए, आप मेस सेक्रेटरी से बोलो, वो मेस मेन्यू ऑर्गेनाइज करेगा, वो मेस मेन्यू क्रिएट करेगा। तो इस तरह की चीज़ों में काफ़ी सही भी होता है, क्योंकि आप एज ए स्टूडेंट वार्डन की टाइम ख़राब नहीं करोगे ना कि सर आज मेरे को कड़ी नहीं मिल रही है। स्टूडेंट जो मेस सेक्रेटरी है वो बंदे ये सब चीज़ मैनेज करते हैं। ओके, तो इसमें मेरे को एक क्वेश्चन आ रहा है कि आपने कहा कि प्लेसमेंट के जो है वो और भी बहुत कुछ स्टूडेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं, तो प्लेसमेंट में वो ऐसा नहीं कर लेंगे कि खुद को आगे रखेंगे बाकी स्टूडेंट्स से? प्लेसमेंट की जो टीम होती है काफ़ी डाइवर्स होती है, लाइक प्लेसमेंट में 3 या 4 प्लेसमेंट मैनेजर होते हैं जो मेन हेड होते हैं, तो एक बंदा नहीं होता, 4 होते हैं, 4 अलग अलग डिपार्टमेंट या फिर ऐसे हो सकते हैं। तो पहली बात की डाइवर्सिफिकेशन वहीं से आ गई। उसके बाद हर डिपार्टमेंट से 2-2 डिपार्टमेंट सेक्रेटरी होते हैं या फिर इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर होते हैं, कंपनी कोऑर्डिनेटर। तो वो लोग भी क्या करते हैं कि सब कोई अपने अपने डिपार्टमेंट को प्रमोट करना चाहता है। तो ये जो चीज़ है ये काफ़ी डाइवर्सिफाइड है डिपार्टमेंट वाइज, कोर्स वाइज भी। मतलब अगर मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है हमारा तो उसमें 3 कोर्सेज चलते थे, एक बीएससी इन मैथ्स चलता था, एक एमएससी मैथ्स और एक एमएससी स्टैटिस्टिक्स चलता था। उसके अलावा एक शायद बीएससी इन इकोनॉमिक्स भी चलता था, शायद वो मैथ्स के अंदर नहीं आता था। तीनों के अलग अलग डिपार्टमेंट इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर और प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर होंगे। तो ये ऐसे ही केमिस्ट्री में भी, ऐसे ही केमिकल इंजीनियरिंग में भी, ऐसे ही फिजिक्स में भी। तो आप ऐसे देख सकते हो कि जो ओवरऑल टीम देखोगे वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड होगी। तो हर किसी के पास पावर होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि प्लेसमेंट मैनेजर जो बोलेगा वही होगा। दूसरा प्लेसमेंट मैनेजर उसको रोक सकता है, इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर भी उसको बोल सकता है कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है। तो वो चीज़ उस हिसाब से काफ़ी चीज़ें सही ढंग से मैनेज होती हैं, क्योंकि कोई एक बंदे के हाथ में पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, मतलब काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। सो फिर आगे मैं आपकी जो स्किल्स हैं उस पर आऊँगा कि आप एमएल इंजीनियर हैं, तो ये ऐप डेवलपर और सॉफ्टवेयर डेवलपर से किस तरीके से अलग होता है?
देखो जो पहले बात की, जो ऐप और सॉफ्टवेयर होता है वो होता है कि हम लोग एक इंटरफेस देख रहे होते हैं, उसको बोलते हैं यूआई, यूजर इंटरफेस, और हम उससे कुछ रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो बैक एंड वो प्रोसेस होता है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में लाइक फ्रंट एंड डेवलपर हो सकते हैं, बैक एंड डेवलपर हो सकते हैं। बैक एंड मतलब जो बैक एंड के कोड लिखते हैं, फ्रंट एंड मतलब जो हम लोग यूआई देखते हैं, जो भी डिज़ाइन और वेबसाइट का कुछ भी वो सब वो बनाते हैं। अब मान लो कि किसी कंपनी ने, जैसे मान लो फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट ने एक साल में $100 बिलियन का सेल करा, ठीक है। अब उसके पास 100 बिलियन जो भी प्रोडक्ट सेल होंगे $100 बिलियन में, उसके पास वो पर्टिकुलर डेटा होगा। अब फ्लिपकार्ट इससे ये एनालाइज करना चाहता है कि हमने इस साल सबसे ज़्यादा डेटा कौन सा सेल करा है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट कौन सा सेल करा है। तो वो एक डेटा हो गया बड़ा सा जिसको उनको मैनेज करना है। अब वो ये भी ट्राई कर सकते हैं कि हमने पिछले 10 साल में जितनी भी सेल्स करी हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट कौन सा सेल हुआ है, और अगले साल के लिए वो फोरकास्टिंग भी करना चाहेंगे, प्रिडिक्शन, कि अगले साल हमारा फोरकास्टेड सेल कितने का हो सकता है। लाइक नॉट एक्चुअल नंबर, बट हाँ एक वैलिड नंबर बेस्ड ऑन सम रियल स्टेटिस्टिक्स बेस्ड ऑन द डेटा। तो जो डेटा साइंटिस्ट या फिर जो एमएल इंजीनियर होते हैं उनका यही काम होता है कि हम लोग एक एमएल मॉडल बनाते हैं। लाइक एमएल मॉडल का मतलब होता है एक मैथमेटिकल मॉडल होता है, उसको मशीन लर्निंग मॉडल ही बोलते हैं। उसमें उसको हम लोग डेटा यूज़ करके उसको एस्टिमेट करते हैं, पैरामीटर्स, और वो जो मैथमेटिकल फंक्शन होता है उसमें अगर हम किसी पर्टिकुलर डेट पे या फिर किसी पर्टिकुलर चीज़ का प्रिडिक्शन करना चाहते हो तो कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मैं एक वीडियो देख रहा हूँ, वीडियो में मैं कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इसके लिए एक एमएल मॉडल बना सकता हूँ। तो इसके लिए प्रोसीजर होते हैं, लाइक पहले हमें डेटा को लेना होता है, डेटा समझना होता है, डेटा एनोटेट करना होता है, मॉडल को ट्रेन करना होता है। तो ये सब एक बहुत लंबा प्रोसीजर है। तो एमएल इंजीनियर का मतलब वही होता है कि वो बंदा एमएल मॉडल बनाएगा। अगर कुछ नया चीज़ आ रहा है, मान लो कि कोई ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है जिसके लिए आप, जिसका कोई मॉडल नहीं बना अभी तक, तो आप उसके लिए एक नया मॉडल क्रिएट भी कर सकते हो, उसको आप पेटेंट फाइल कर सकते हो। पेटेंट मतलब कि वो चीज़ आपने क्रिएट करा है, इट्स अ काइंड ऑफ इन्वेंशन, ठीक है। और उसके लिए आप रिसर्च पेपर भी लिख सकते हो कि वो चीज़ मैंने ऐसे इंप्लीमेंट करा, उसके ये रिजल्ट्स आए और उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है वो एक एमएल इंजीनियर फॉलो करता है। कोई भी डेटा आया, लाइक वी मेनली वर्क ऑन डेटा, सो डेटा किसी भी तरह का हो सकता है, न्यूमेरिकल डेटा भी हो सकता है, इमेज डेटा भी हो सकता है, टेक्स्ट डेटा भी हो सकता है। जैसे कि आजकल चैट जीपीटी सुना होगा, तो चैट जीपीटी टेक्स्ट डेटा पे काम करता है, तो वैसी तरह इमेज डेटा पे भी कुछ हो सकता है, वीडियो डेटा, वॉइस डेटा, और सिग्नल डेटा, किसी सेटेलाइट से कोई सिग्नल आ रहा है। तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग प्रोसेस करते हैं, कुछ मॉडल लगाते हैं, कुछ फ्यूचर के लिए प्रिडिक्ट करते हैं। जब मॉडल बन गया, अगर कोई ऐप है ऑलरेडी, लाइक कोई सॉफ्टवेयर, उसमें हम लोग को इंटीग्रेट करना है उस मॉडल को, तो इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। तो ये इंटायरली डिफरेंट है, क्योंकि हाँ यहाँ पे हम लोग कोड भी करते हैं। लाइक कोई भी चीज़ आपको अगर मॉडल बनाना है, इसका मतलब कि आप एक मैथमेटिकल फंक्शन डिसाइड कर रहे हो, उसके बाद उसको कोड कर रहे हो। फिर क्या होता है कि एमएल मॉडल जो होता है वो काफ़ी डायनेमिक होता है। इट्स नॉट लाइक कि एक पर्टिकुलर फंक्शन है, उस फंक्शन को हमें लर्न करना होता है, वो हम डेटा से लर्न करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेनिंग। तो हम उस पर्टिकुलर मॉडल को ट्रेन करते हैं और तब हमें जो फाइनल रिजल्ट मिलता है उससे हम आगे का काम करते हैं। ओके। और इसके लिए कोडिंग भी अलग यूज़ होती होगी, प्रोग्रामिंग? कोडिंग लाइक देखो अगर तुम्हें किसी को भी एमएल फील्ड में जाना है तो कोडिंग इज़ बेसिक। लाइक जो भी डेटा स्ट्रक्चर और कोडिंग होती है जो सॉफ्टवेयर के लिए होती है वही चीज़ पूछी जाती है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट और भी चीज़ें पूछी जाती है, लाइक मैथ्स भी पूछे जाते हैं, स्टैटिस्टिक्स भी पूछी जाती है। एमएल एल्गोरिदम्स हैं, लाइक मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम होते हैं, जैसे रिग्रेशन होता है, क्लासिफिकेशन के एल्गोरिदम होते हैं, तो वो सब एल्गोरिदम के मैकेनिज्म भी पूछे जाते हैं। तो कोडिंग इज जस्ट, आप समझ लो कि अगर आप इंटरव्यू में बैठ रहे हो तो 20% क्वेश्चन कोडिंग्स होंगे, बट 80% क्वेश्चन मैथ, स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और आपके प्रोजेक्ट से भी होंगे। तो कोडिंग तो वहीं जो सॉफ्टवेयर डेवलपर जिस चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर, वो प्रिपेयर करना पड़ेगा। लैंग्वेज कोई भी पिक कर सकते हो, लाइक पर्सनली मैं पाइथन ही एडवाइस करता हूँ, क्योंकि पाइथन में सारी चीज़ें होती हैं रियली। बाकी और भी लैंग्वेज हैं बट पाइथन इज़ रियली ओके टू गो विथ। और डेटा स्ट्रक्चर में बहुत डीप में नहीं जाना है। अगर आपको एक अच्छे लेवल तक डेटा स्ट्रक्चर आता है जहाँ पे आप थोड़े बहुत प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो तो भी उससे काम चल जाएगा। सो ये सारे चीज़ें पढ़नी होती है। सो कोडिंग तो एक बस पार्ट है, बट उसके अलावा भी मैथ्स, स्टैट, ये सब चीज़ें पढ़नी होती है। उसमें भी टॉपिक्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है। मैं ना एक ई बुक शेयर कर दूंगा तुम्हारे साथ, तुम उसको अपने चैनल पर डाल सकते हो। तो वो ई बुक इसके बारे में है कि कैसे डेटा साइंस इंटरव्यू प्रिपरेशंस करना है। तो उसमें मैंने एग्जैक्टली सारे प्रोसेस डिफाइन करके रखे हैं। लाइक मैंने ई बुक प्रिपेयर किया था लास्ट ईयर जब मैं कॉलेज से निकला था। और उसमें मैंने ये भी बता रखा है कि अगर आप मैथ्स में, स्टैट्स में, कोडिंग में,
ML एल्गोरिथम्स में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होते हैं और किस बुक से किस सोर्स से पढ़ने होते हैं, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने उसमें हर चीज़ से लाइक कोडिंग है, स्टैटिस्टिक्स है, उससे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसी कंपनी में पूछे गए हैं वो सब भी लगा के रखा है। तो वो एक ई बुक से काफ़ी किसी को अच्छा आइडिया लग जाएगा अगर कोई ML और डेटा साइंस में जाना चाहता है तो उसको कहाँ से स्टार्ट करना है। ओके, ग्रेट ग्रेट। सो आपने अपने पेटेंट जो आपने कर रखे हैं उसके बारे में बताना चाहेंगे कुछ, किस टाइप के हैं वो? देखो, पेटेंट का मैं एग्जैक्टली रिवील तो नहीं कर सकता, लाइक इट्स स्टिल इन प्रोग्रेस, बट ये पेटेंट भी ML के ही है। तो पहला जो पेटेंट था मेरा, उस पर मैंने क्या किया था कि एक नया ML एल्गोरिदम डिज़ाइन किया था टू एक जो प्रॉब्लम था हमारे पास उसको सॉल्व करने के लिए। दूसरा जो पेटेंट था उसमें मैंने एक एग्जिस्टिंग ML एल्गोरिदम को इम्प्रूव किया था, और तीसरा जो उसमें हम लोगों ने एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक नया सा मेथड बनाया था। सो पेटेंट का मतलब ये होता है कि जो भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाहते हो उसके लिए जो प्रोसेस रिक्वायर्ड है, अगर वो प्रोसेस पहले एग्जिस्ट नहीं करता और आपने खुद से सोच के एक ऐसा प्रोसेस बनाया जो प्रोसेस काम कर रहा है उस चीज़ को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो एक आपका पेटेंट होगा, आपका इन्वेंशन होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि लेकिन बट चीज़ें सारी पहले वाली होती हैं, बट उन चीज़ों का ऐसा कॉम्बिनेशन आपको प्रिपेयर करना है कि आप एक नया प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो। जैसे अगर मैं बोलूँ अभी ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करने के लिए, तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए ढेर सारे एल्गोरिदम एग्जिस्टिंग हैं, बट आपने उन सारे एल्गोरिदम के अलावा अगर कोई नया सा एल्गोरिदम क्रिएट कर दिया, लाइक वो भी ऑब्जेक्ट डिटेक्ट ही कर रहा है बट जो एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम उन सारे से डिफरेंट तरीके से कर रहा है, तो उसके लिए कंपोनेंट होता है। अगर आप ML में जाओगे डीप लर्निंग में, तो उसमें छोटे छोटे कंपोनेंट होता है, लाइक न्यूरल नेटवर्क होता है, आर्किटेक्चर होता है। तो अगर आप कुछ नया आर्किटेक्चर बना दिया, कुछ नया सा वो बना दिया, और जब मॉडल ट्रेन करने के बाद वो बेटर एक्यूरेसी दे रहा है, बेटर तरीके से इमेज डिटेक्ट कर रहा है, तो इस चीज़ों को आप पेटेंट करा सकते हो। तो पेटेंट कराने का प्रोसीजर ये होता है कि आपको पेटेंट पहले एक इन्वेंशन फॉर्म लिखना होता है। तो हर कंपनी पेटेंट फाइलिंग के लिए हेल्प करती है। दे हैव इंटरनल बॉडी इट एक्चुअली हेल्प देम टू गेट अ आइडिया पेटेंटेड। सो ये सब कंपनी के अंदर ही सब काम होता है, लाइक यू रियली नॉट नीड टू स्पेंड योर टाइम। सो उस टीम को बताना होता है कि हमने ऐसा ऐसा कुछ सोचा है। सो दे विल गिव यू अ फॉर्म, यू हैव टू फिल द फॉर्म एंड गिव इट टू द टीम, एंड दे विल देन मीन्स वो आगे का प्रोसेस फॉलो करते हैं कैसे उसको लीगली फाइल करना है। सो दैट इज देयर एक्सपर्टीज। और आपने शुरू में पेपर एंड पेटेंट बताया था, वो भी ये सेम है? पेपर देखो, तो पेपर रिसर्च पेपर एक होता है और एक होता है पेटेंट। तो रिसर्च पेपर ये होता है कि लेट अस सपोज देखो, पेटेंट इज जस्ट एन आइडिया, कि एक आइडिया मैं दे रहा हूँ कि ये चीज़ काम करेगा ऐसे। बट पेटेंट इज़ लाइक, रिसर्च पेपर इज़ लाइक कि आपने उसको आइडिया को इम्प्लीमेंट करा, डेटा सेट यूज़ किया, इम्प्लीमेंट करा, एल्गोरिथम फिट किया, कुछ रिजल्ट मिला, तो वो रिजल्ट क्या है, लाइक वो कैसे काम कर रहा है। तो रिसर्च पेपर एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड वर्जन ऑफ पेटेंट। अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो उस एल्गोरिथम को रियल लाइफ ढेर सारे डेटा पे फिट करते हो मॉडल को, तो रिजल्ट कैसा आ रहा है। सो दैट इज एक्चुअली रिसर्च पेपर। तो रिसर्च पेपर भी यही होता है कि आपने कुछ नया काम किया है तभी आप रिसर्च पेपर लिख सकते हो। अगर किसी का एग्जिस्टिंग कोई काम है तो मैं उससे रिलेटेड रिसर्च पेपर नहीं लिख सकता, क्योंकि उस काम को किसी और ने ऑलरेडी करके रखा है। सो रिसर्च पेपर भी ऐसा ही होता है, कोई आपने नया इम्प्लीमेंटेशन करा है, जो भी आइडिया था उसका इम्प्लीमेंटेशन करा है, तो आप उसके लिए पेपर लिख सकते हो। तो जो भी आइडिया होता है ना, उसको दो स्टेज में आप देख सकते हो। वो आइडिया पहले आप पेटेंट करा लो, क्योंकि वो आइडिया जो है वो एक न्यू आइडिया है, और जब उस आइडिया को आप इम्प्लीमेंट करो, कुछ रिजल्ट आए, तो उसके लिए आप पेपर लिख सकते हो, ये दिखाने के लिए कि ये आइडिया इस तरह से काम करता है। सो दिस मतलब ये दोनों एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है नए आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए। पहले आप आइडिया पेटेंट कराते हो, फिर उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करके उसे पेपर लिखते हो, ये दिखाने के लिए कि आइडिया ऐसे काम करता है। और ये वो अथॉरिटीज ही पता करते हैं कि ये पहले से इसके ऊपर पेटेंट है या नहीं? हाँ, ये जो कंपनी जो भी आप कंपनी में हो, तो उस कंपनी की जो पेटेंट बॉडी होती है वो इस चीज़ को करती हैं। वो एक पूरा ग्लोबल सर्च करती हैं, लाइक जो भी पेटेंट है दुनिया में एग्जिस्ट करते हो उसमें, कि इस तरह का पेटेंट कोई है कि नहीं। तो अगर कोई पेटेंट मैच करता है, लेट अस सपोज कि मैंने कोई आइडिया दिया और वो 30-40% किसी और आइडिया से मैच कर रहा है, तो वो मेरे को भेजेंगे कि ये पेटेंट है जिससे तुम्हारा आइडिया मैच कर रहा है। अब ये बताओ कि इस चीज़ से जो भी मैच कर रहा है उससे तुम्हारा आइडिया कैसे डिफरेंट है। तो वो आप उस पेटेंट को पढ़ोगे और देखोगे कि क्या वो वही काम कर रहा है जो आप कर रहे हो, क्या वही मेथड यूज़ कर रहा है जो आप कर रहे हो। तो बहुत बार होता है कि वो सिमिलर मेथड यूज़ नहीं करते, वो कोई दूसरा मेथड यूज़ करते हैं, बट वही काम करना चाहते हैं। जैसे मैं ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर रहा हूँ, मैंने कोई डिफरेंट एल्गोरिथम बनाया, किसी ने कोई डिफरेंट एल्गोरिथम बनाया, काम तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का ही हो रहा है, बट एल्गोरिथम डिफरेंट है। तो उस तरीके से उस टीम को समझाना होता है कि ये आइडिया बिल्कुल डिफरेंट है, काम एक ही हो रहा है, बट आइडिया डिफरेंट है बिल्कुल दोनों। तो उस केस में इस चीज़ को लिए वो जो टीम होती है वो चीज़ हेल्प करती है। वो ग्लोबल सर्च करते हैं, वो बताते हैं कि किस किस चीज़ से आपका पेटेंट मैच करा है।
मशीन लर्निंग जो फील्ड है इसके बारे में और जानना चाहूँगा कि आप इसके बारे में कुछ बताइए जो कि मोस्ट पीपल्स जो है वो नहीं जानते हैं। देखो, जो भी एमएल और डेटा साइंस में आना चाहते हैं, पहली बात ये है कि वहाँ पे जो फंडामेंटल चीज़ें होती हैं वो मैथ और स्टैटिस्टिक्स ही होती हैं। ठीक है, अगर तुम बहुत डीप में जाओगे तो एक प्रोबेबिलिटी करके चीज़ होता है, वहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती हैं। क्योंकि हम लोग जो भी रियल वर्ल्ड में प्रिडिक्शंस करते हैं उसके लिए ना एक प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि ये ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किया, ये बंदा, दिस इज़ अ इमेज ऑफ अ पर्सन। सो वो जो हमें ऑब्जेक्ट दिखा रहा हूँ कि ये पर्सन है, उसकी ना प्रोबेबिलिटी होगी। मैं 80% प्रोबेबिलिटी के साथ बोल रहा हूँ। तो हर चीज़ प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट होती है। बट एडवांस लेवल पे जाके वहाँ पे कैलकुलस आता है और डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ये सब, फिर स्टैटिस्टिक्स आता है, फिर वहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन आता है। दीज आर रियली मैथमेटिकल हेवी थिंग्स। बट अगर किसी को स्टार्ट करना है तो ऐसे कर सकता है कि पहले मतलब कोई भी रिसोर्स यूज़ करके एक दो मॉडल फिट करके देखे। सो एवरीथिंग इज़ अबाउट डेटा। सो एक डेटा लो, कहीं से भी एक डेटा लो छोटा सा, उस पर एक मॉडल फिट करो। मॉडल फिटिंग भी मतलब ये सब एक लंबा प्रोसीजर है, लाइक इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन अ सिंगल वीडियो। बट ये ऐसा है कि आप डेटा देखते हो तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होता है आपके फीचर्स, जैसे मैं ये प्रिडिक्ट करना चाहता हूँ कि स्टूडेंट के मार्क्स में प्रिडिक्ट करना चाहता हूँ बेस्ड ऑन कि वो कितने घंटे पढ़ता है। तो जो कितने घंटे पढ़ता है वो एक फीचर हो गया, और जो मार्क्स हो गया वो मेरा टारगेट वेरिएबल हो गया। टारगेट मतलब मैं उसको प्रिडिक्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे एमएल एल्गोरिदम्स होते हैं जिसमें आप अगर टारगेट और फीचर्स डालोगे तो उसके हिसाब से वो मॉडल को ट्रेन करता है। मॉडल ट्रेन करने का मतलब ये है कि वो कुछ कुछ पैरामीटर जो होते हैं और कुछ कुछ कोफिशिएंट जो होते हैं उनको चेंज करता है बेस्ड ऑन सम एल्गोरिदम, और आपको एक फाइनल मॉडल मिलेगा। उसमें अगर आप डालोगे कि लेटर सपोज कोई स्टूडेंट 4 घंटे पढ़ता है तो उसका नंबर ऑफ मतलब उससे कितने मार्क्स आएंगे वो प्रिडिक्ट करके बता देगा। तो ये टोटल जो चीज़ें होती है पूरी एग्जैक्ट नहीं होती। एमएल मॉडल हमेशा 100% एक्यूरेट नहीं होता। देयर इज सम एक्यूरेसी लेवल कि हमारा मॉडल 80% एक्यूरेट है, 90% एक्यूरेट है, 95% एक्यूरेट है। बट रियल वर्ल्ड में अगर आप कोई ऐसा चीज़ बना रहे हो जो 90% भी एक्यूरेट है, डेट इज़ गुड कि आप उसके लिए मतलब ऐसा कुछ मैं बना रहा हूँ जो 90% ऑफ द टाइम्स काम सही से कर रहा है, तो उसको लोग यूज़ करके आगे यूज़ मतलब चीज़ों को बना सकते हैं। तो ये सब अप्लीकेशन होता है एमएल का। बट एवरीथिंग इज़ अबाउट डेटा। सो कभी और एक सेशन रखेंगे अपन ये देखने के लिए कि छोटा सा अगर किसी को डेटा साइंस स्टार्ट करना है तो कहाँ से बेसिक स्टार्ट कर सकता है। अभी तो ये पूरा एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। और आपने स्किल्स तो बता दिया इसके लिए क्या चाहिए, पर और क्या क्या स्किल्स चाहिए और मैथ किस लेवल तक का चाहिए इसमें? देखो, मैथ 12th लेवल तक का मैथ मुझे लग रहा है कि अगर किसी के पास है तो उसको ना थोड़ा सा एक स्टेप और आगे जाना होगा। सो एक दो चीज़ें होती हैं मैथ्स में जिसको बोलते हैं कैलकुलस। लाइक जो हम लोग कैलकुलस पढ़ते हैं क्लास 12 तक, उससे थोड़ा एडवांस होता है एडवांस कैलकुलस। उसमें हम लोग ऑप्टिमाइजेशन वगैरह पढ़ते हैं कि अगर कोई पैरामीटर का मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है तो उसके लिए एल्गोरिदम्स वगैरह होते हैं। और उसके अलावा स्टैटिस्टिक्स में देखो, स्टैटिस्टिक्स इज जस्ट एक्सटेंशन ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स उसमें भी आता है। तो उसमें भी इन्फ्रेंस करके एक चीज़ होता है, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। और उसमें बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो ये बताते हैं कि अगर कोई आपको पैरामीटर एस्टिमेट करना है तो उसको कैसे करना होता है। तो ये सब चीज़ें चाहिए। बट एक आप ऐसा समझ सकते हो कि ग्रेजुएट लेवल तक मैथ्स इसको आती है, ग्रेजुएशन में जो भी पढ़ाया जाता है। सो डैट इज़ गुड। सब कुछ रिक्वायर्ड नहीं होता। अगर आपको 100 चीज़ें मैथ में पढ़ाई जाती है, अब 20-25 चीज़ों से काम कर सकते हो। बट ग्रेजुएट लेवल मैथमेटिक्स चाहिए इसके लिए। और वो कोई भी कोई भी आप बुक उठाओगे मैथ्स की ग्रेजुएट लेवल की, कैलकुलस की, रियल एनालिसिस की, तो उससे थोड़े बहुत टॉपिक्स पढ़ के इस चीज़ का आइडिया लगाया जा सकता है। तो ये जो भी मैं बात कर रहा हूँ, ये वो चीज़ें जो अगर आप एमएल के डीप में जाना चाहते हो। बहुत सारी चीज़ें आज ऐसे भी हैं कि किसी को एमएल के मैथ्स नहीं पता बट वही एमएल कर सकते हैं, क्योंकि कोडिंग वाइज आपको मैथ इंप्लीमेंट नहीं करना होता। वो सब एल्गोरिदम जो भी लाइब्रेरीज वगैरह होती हैं सब उसमें इंप्लीमेंटेड रहता है, आपको पता होना चाहिए। बट अगर आप रिसर्च और पेटेंट में जाओगे, जब आप नए एल्गोरिदम बना रहे हो, नई चीज़ें क्रिएट कर रहे हो, तो वहाँ आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ स्क्रैच से बना रहे हो तो वो उसकी बेसिक फंक्शनैलिटी पता होगी तभी आप क्रिएट कर पाओगे उसको। ओके। और डाटा साइंटिस्ट भी इसके अंदर ही आता है? डेटा साइंस, एमएल सब एक ही तरह की फील्ड है। ठीक है, तो डेटा साइंस में आप ऐसा कह सकते हो कि डेटा साइंस और एमएल ऑलमोस्ट एक तरह का है। बट डेटा साइंस में और भी चीज़ें हैं, लाइक एसक्यूएल है, एसक्यूएल यूज़ करके थोड़ा डेटाबेस क्वेरी करने, ये सब चीज़ें हैं। उसमें डेटा एनालिसिस भी आता है। अगर आपको कोई डेटा दिया हुआ है तो आप ग्राफ और प्लॉट करके वो सब चीज़ें देख रहे हो, तो ये सब चीज़ें भी आती हैं डेटा साइंस में। तो मतलब जनरली लोग एमएल इंजीनियर के लिए स्पेसिफिकली प्रिपेयर नहीं करते।
लोग डेटा साइंस के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो डेटा साइंस का ये एक बहुत आप कह सकते हो कि स्पेसिफिक रोल है एमएल, जहाँ पे डेटा साइंस में भी एमएल मॉडल पे काम करना होता है, बट और भी काम होते हैं उसमें, लाइक अपार्ट फ्रॉम मॉडलिंग। तो आप ऐसा समझ लो कि एमएल इंजीनियर वो है जो डेटा साइंस में जो एमएल वाला पार्ट होता है, मशीन लर्निंग वाला पार्ट, वो काम बस कर रहा है, उसको ज़्यादातर एसक्यूएल और ये सब चीज़ों से उतना मतलब नहीं है उसको। सो आपकी स्किल्स के बारे में हो गया, अब मैं आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहूँगा। आप स्कूल में और कॉलेज में किस टाइप के स्टूडेंट थे? या देखो, मेरे को ना स्कूल से ही मैथ में इंटरेस्ट था, लाइक मेरे को मैथ में बहुत इंटरेस्ट था, और मतलब यही वजह है कि मतलब अभी जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें भी काफ़ी मैथ्स वगैरह यूज़ होता है। तो रियल लाइफ में ऐसा होता है कि हम लोग जो चीज़ें स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो आगे चल कर हमारे जॉब में यूज़ नहीं होती, क्योंकि कोई स्पेसिफिक लाइक कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर कर रहा है तो वो मैथ्स कहाँ यूज़ कर रहा है, वो स्टेटिस्टिक्स कहाँ यूज़ कर रहा है, वो बाकी जो अपनी इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट उसको कहाँ यूज़ कर रहा है। बट मेरे को ऐसा था कि मैथ्स तो छोड़ना नहीं है मेरे को। दूसरी बात यह है कि अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स मेरे को स्कूल से लिखना बहुत पसंद है, सो आई यूज़ टू राइट। मेरे को म्यूज़िक भी बहुत पसंद है, तो मैं तबला, गिटार ये सब प्ले करता हूँ फ्री टाइम में। और इसके अलावा मतलब लाइक मैंने मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, तो उसमें मैं डेटा साइंस से रिलेटेड कंटेंट भी डालता हूँ, स्पेसिफिकली कि अगर किसी को डेटा साइंस में आना है तो उसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें सीखनी चाहिए, तो इस तरह की चीज़ों को मैं फोकस करता हूँ। और ये सब लाइक जो भी जॉब है, जो भी चीज़ का, जो भी एकेडमिक चीज़ के अलावा मुझे ये सब चीज़ें करना पसंद है। लाइक आई लाइक टू रीड बुक्स, तो मैं किताबें काफ़ी पढ़ता हूँ। सो लाइक लास्ट ईयर लाइक 2021 में मैंने लाइक 20-25 बुक्स पढ़ी थी। लास्ट ईयर ही मैंने 15-20 बुक्स पढ़ी हैं। इस साल भी टारगेट है कुछ 20-25 बुक्स पढ़ने का। तो बुक्स पढ़ने से क्या होता है कि मतलब इट्स नॉट लाइक कि डेटा साइंस की बुक, मुझे फिनांस बहुत पसंद है, और उसके अलावा मुझे फिनांस के अलावा मुझे ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट पसंद है और स्पिरिचुअलिटी पसंद है। तो ये सब चीज़ें से रिलेटेड मैं किताबें वगैरह पढ़ता हूँ, टू लाइक लर्न समथिंग फ्रॉम व्हाट अदर पीपल हैव रिटन। जैसे आपने कहा कि मैथ से आपका इंटरेस्ट काफ़ी है, और आपकी टी शर्ट पर भी शायद फार्मूलेज वगैरह लिखे हुए हैं। या ये एक टी शर्ट मेरे को मिल गई थी और मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। ओके, आपके आगे लाइफ के क्या गोल्स हैं? या अभी तो मेरे को लाइक एमएल मशीन लर्निंग में रिसर्च में जाना है, लाइक प्योर रिसर्च में। और वहाँ पे प्योर रिसर्च का मतलब ये है कि मेरे को और पेटेंट रिसर्च पर ये सब फोकस करना है, क्योंकि लाइक मेरे को स्टार्टिंग से ही था, स्कूल टाइम से, कि मेरे को रिसर्च फील्ड में जाना है। मतलब ये तो क्लियर नहीं था कि उस टाइम मशीन लर्निंग क्या होता है, डेटा साइंस क्या होता है, एआई क्या होता है, बट ये था कि रिसर्च में मेरे को मज़ा आता है, खासकर पढ़ने में मेरे को अच्छा लगता है। तो मैं लाइक टाइम टू टाइम ये सब जो अपनी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज की बुक्स या नोट्स हैं मैं उसको पढ़ता हूँ, कि मैं ताकि चीज़ें याद रहें मेरे को, और वो सब चीज़ें मैं यूज़ भी करता हूँ अपने जॉब में, ताकि उस चीज़ का कहीं अप्लीकेशन आए। तो मेरे को जाना इसमें ही है। बाकी उसके अलावा थोड़ा बहुत मैं इन्वेस्टिंग वगैरह भी करता हूँ और स्टॉक में, तो मैं उससे रिलेटेड भी चीज़ें पढ़ता हूँ काफ़ी, और मेरे को सीखना है अच्छे से कि लाइक ये कंपनीज, इन्वेस्टिंग, स्टॉक कैसे काम करता है। सो ये इन दोनों चीज़ों के बारे में फोकस है अभी मेरा फ़िलहाल तो। ओके, और आप सिर्फ स्टॉक में ही इन्वेस्ट कर रहे हो अभी के लिए, या कहीं और भी? अभी तो लाइक स्टॉक में ही, लाइक लास्ट ईयर क्रिप्टो भी स्टार्ट किया था, बट सिंस क्रिप्टो इज़ डाउन, सो उसको मैंने होल्ड पे रखा है। तो स्टॉक और खासकर इंडियन स्टॉक्स, और इंडियन स्टॉक्स में मेरा एरिया है आईटी स्टॉक, क्योंकि मैं खुद टेक से हूँ, तो मेरे को आईटी, ये टेक मेरे को समझ में आता है। तो इस सब चीज़ों के स्टॉक्स मैं खुद से एनालाइज करके इन्वेस्ट करता हूँ। और मेन चीज़ ये है कि मतलब इन्वेस्टमेंट कभी भी मतलब दूसरों के एडवाइस नहीं करना चाहिए। अगर मैं आपको कोई भी स्टॉक इन्वेस्ट करने का रिकमेंडेशन करता हूँ, और लेटर सपोज आपने इन्वेस्ट करा और मैंने 2 महीने बाद अच्छा रिटर्न बना के एग्जिट ले लिया, और आप अभी वेट कर रहे हो कि वो बंदा मेरे को बताया कब एग्जिट लेना है, मैं एग्जिट करूँगा, बट उसने बताया नहीं। तो इसलिए कभी भी दूसरों के एडवाइस पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। आपका खुद का हाइपोथेसिस होना चाहिए कि मैं किस बेसिस पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, किस स्टॉक में कर रहा हूँ, और वो चीज़ आपके लिए लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि आपको सीखना है वो चीज़। लाइक इनिशियली मेकिंग मनी इज़ वेरी हार्ड फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, बट आपको एक कैपिटल बनाना है धीरे धीरे करके, और आपको अपना माइंडसेट ऐसा बनाना है कि मैं आगे चल के एक बड़े अमाउंट इन्वेस्ट करूं, तो मेरे को ऐसा कॉन्फिडेंस हो कि मैं इसमें अच्छा रिटर्न बना सकता हूं। तो वो चीज़ तभी आएगी जब आप खुद से चीज़ें सीखोगे। अगर कोई और बोलेगा तो आप 5,000 10,000 इन्वेस्ट कर सकते हो, 10 लाख 20 लाख 50 लाख इन्वेस्ट नहीं कर सकते। वो आप तभी करोगे जब आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होगा कि मैं 10 लाख इन्वेस्ट करके रात को अच्छे सो सकता हूँ, लाइक मेरे को ऐसा नहीं लगेगा कि यार मेरे पैसे चले जाएंगे। तो वो खुद की जो लर्निंग होती है स्टॉक मार्केट की, उससे ही वो चीज़ आती है, दूसरे के बताने से चीज़ नहीं हो पाई कभी भी। इसीलिए मतलब स्टॉक जो भी इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए ये कि खुद से चीज़ें सीखना स्टार्ट करो, लाइक जो भी हो, थोड़े से लेवल पे, छोटे लेवल पे। बहुत सारी बुक्स हैं, मैंने तो काफ़ी बुक्स पढ़ी हैं, लाइक पीटर लिंच की बुक्स हैं, लर्न टू ट्रेड,
और बीटिंग द स्टॉक मार्केट, ऐसे करके 3-4 बुक्स हैं पीटर लिंच की, वो सब पढ़ सकते हैं। सौरभ मुखर्जी की काफ़ी बुक्स हैं इस रिलेटेड। साइकोलॉजी ऑफ मनी है, रिच डैड पुअर डैड है, थिंक एंड ग्रो रिच है। तो इस तरह की किताबें पढ़ के पता लगता है कि लाइक हमें अगर इन्वेस्ट करके मनी बनाना है तो कैसे हमें प्रोसीड करना चाहिए, हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए। आप बुक्स पढ़ते हैं तो आपकी फेवरेट बुक्स कौन सी हैं? कोई 5 बुक्स बतानी हो फेवरेट तो। या मैं 5 बुक्स नहीं बता पाऊंगा, मैं 2 बुक्स बता पाऊंगा, क्योंकि ये 2 बुक्स मैंने काफ़ी मतलब मैंने बहुत बार पढ़ी है और मैं हमेशा 2 बुक अपने पास रखता भी हूँ। एक बुक है, वो है द पावर ऑफ नाउ करके। द पावर ऑफ नाउ जो बुक है वो इसके बारे में है कि जो हम लोग बेकार में बैठ कर ओवर थिंकिंग करते हैं उससे कैसे छुटकारा मिले। लाइक मेरी भी बहुत आती है ओवर थिंकिंग करने की। अगर छोटी सी भी चीज़ आउट ऑफ ट्रैक चली जाती है तो हम लोग सोचने लगते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो क्या हो गया, वैसा हो गया तो क्या होगा फिर, और मे बी वो चीज़ ना हो बट हम ऐसा सोचते रहते हैं। तो उसके कारण जो हमारा डेली लाइफ है, डेली रूटीन है, वो भी ख़राब होता है। तो पावर ऑफ नाउ काफ़ी एक स्पिरिचुअल बुक है, मतलब इट्स काफ़ी हार्ड टू प्रैक्टिस, क्योंकि जो उसमें तरीके बताए कैसे आपको ओवर थिंकिंग रोकना काफ़ी टफ है। वो ये है कि मतलब हम लोग कभी प्रेजेंट में नहीं रहते हैं, हम लोग हमेशा पास्ट या फिर फ्यूचर की बातों को सोच के परेशान रहते हैं। सो रियली द की टू एंजॉय योर लाइफ इज़ टू स्टे इन द प्रेजेंट। अगर आप फ्यूचर के बारे में सोचो, प्लानिंग करो, बट उसको लेके परेशान मत रहो। मतलब वो जो चीज़ें होंगी वो होंगी, बट उसके लेके परेशान मत रहो। जैसे अगर मेरे को जॉब स्विच करना आगे चल के, या फिर मेरे को 5 करोड़ मनी बनाना है स्टॉक मार्केट से, तो ऐसा नहीं कि मैं आज ही बना दूंगा, बट मेरे लिए एक प्लानिंग होगी कि मैं प्लानिंग करूँगा, अच्छा ऐसे मैं इन्वेस्ट करूँगा, ऐसे बनेगा। बट वो 5 करोड़ जब तक बन नहीं जाते, मुझे उसके लिए परेशान नहीं होना है, मुझे उस जर्नी को एंजॉय करना है, मुझे अपने प्रेजेंट में रहना है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब आप जो चीज़ चाहते हो आपको मिल जाती है तो आपको लगता है कि यार इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी, क्योंकि आपने जर्नी को कभी एंजॉय नहीं किया, आप हमेशा उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए कोशिश कर रहे थे। सो पावर ऑफ नाउ ये बुक है। तो मतलब जब भी मेरे को ऐसा लगता है कि ओवर थिंकिंग वाला वो चीज़ बार बार आ रहा है तो मैं थोड़ा सा उस बुक को निकाल कर पढ़ लेता हूँ। सो डैट इज़ वेरी गुड बुक। और एक और बुक है, वो है द एल्मेनाक ऑफ नवल रविकांत। सो नवल रविकांत इज़ अ ग्रेट इन्वेस्टर, तो उन्होंने काफ़ी कुछ बड़े कंपनीज इन्वेस्ट कर रखा है। सो जो द एल्मेनाक ऑफ नवल रविकांत वाली बुक है, उन्होंने 2 चीज़ों के बारे में बताया है। एक हैप्पीनेस और एक है लाइक ये मेकिंग मनी। तो आप कैसे हैप्पी होके मनी बना सकते हो, इसके बारे में बात करिए। सो उसमें उन्होंने बताया कि कैसे मतलब हमारा क्या माइंडसेट होता है जब हम लोग जॉब स्टार्ट करते हैं, हमारा हेल्थ के लिए क्या माइंडसेट होता है, हम लोग हैप्पीनेस को किस तरीके से देखते हैं, कैसे चीज़ों को रिलेट करते हैं पैसे से या फिर अलग अलग चीज़ों से। तो वो बुक काफ़ी अच्छा है क्योंकि वो काफ़ी ना रियल लाइफ को रिलेट करता है। एंड वो बुक उन्होंने खुद नहीं लिखी है, लाइक ही हैज़ सम ट्विटर अकाउंट, उस ट्विटर अकाउंट पर हमेशा कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। सो बेस्ड ऑन डैट सम अदर पर्सन हैज़ कंपाइल्ड ऑल दोज ट्विटर एंड हिज यूट्यूब पॉडकास्ट टू मेक अ बुक। सो वो दोनों बुक्स काफ़ी अच्छी है। मतलब ऐसा लगता है कि ये मतलब वो बुक आपके लाइफ को एक डायरेक्शन देगा कि आपको किस तरीके से आपको लाइफ को डिज़ाइन करना चाहिए, आपको अपने लिए क्या सोचना चाहिए लाइफ में। सो मतलब ऐसा नहीं कि वो फ्रेशर्स के लिए, जो लोग जॉब करना स्टार्ट किए हैं उनके लिए वो बुक है, क्योंकि कॉलेज में वो चीज़ें ज़्यादा सेंस नहीं बनाएंगी कि कॉलेज में ओवर थिंकिंग इज़ नॉट ओवर थिंकिंग। वो हम इसलिए परेशान हैं क्योंकि हमारी जॉब नहीं लग रही है, हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे। दैट इज़ गुड, बिकॉज उस टाइम हमें सोचना चाहिए। जब एक बार आप जॉब स्टार्ट करते हो, आप पैसे बनाने लगते हो, फिर आपको लगता है कि अब यहाँ से मेरी लाइफ किस डायरेक्शन में जानी चाहिए, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये दोनों बुक्स काफ़ी हेल्प करती हैं। तो मैंने बहुत सारे लोगों को बुक रिकमेंड भी करा, बट जब आपको खुद से फील हो कि आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, पावर ऑफ नाउ पढ़ो। जब आपको खुद से फील हो कि मेरे को नहीं पता कि मेरी लाइफ किधर जा रही है, तब आप एल्मेनाक ऑफ नवल रविकांत पढ़ो। ये दोनों बुक काफ़ी अच्छी हैं और दोनों से एक लाइफ को अलग ही डायरेक्शन मिलेगा कि मतलब मुझे अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में ले जाना है। तो ये दोनों बुक मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ और मैं हमेशा अपने पास भी रखता हूँ। मतलब हर साल 1-2 बार तो इसको पढ़ ही लेता हूँ। और आपका पढ़ने का तरीका किस तरीके से होता है? मतलब पेज वाइज पढ़ते हैं, आप टारगेट रखते हैं कि डेली इतने पढ़ने हैं, या फिर फ्री टाइम में पढ़ते हो? यार मेरा तो लाइक बुक्स पढ़ने का ये है कि मुझे रोज़ सुबह उठ के 10 या 15 पेज पढ़ना है। लाइक इट्स नॉट लाइक 15 पेज, बट ये एक रोज़ सुबह उठ के कुछ ना कुछ पढ़ना है। तो मेरे बेड साइड में बुक रखी होती है, मैं पहले सुबह उठता हूँ, पहले पढ़ लेता हूँ लाइक 10-12 पेज, फिर अपना जो फ्री टाइम होता है उसमें भी थोड़ी थोड़ी किताबें उसको पढ़ते रहता हूँ। बट हाँ, ये है कि रोज़ सुबह उठ के कुछ ना कुछ पढ़ना है। मतलब सीधे उठ के मोबाइल नहीं उठा लेना है और फिर लिंक्डइन और यूट्यूब और ये सब चलाना है। तो रोज़ सुबह उठ के पहले बुक्स का कुछ पेजेस तो पढ़ना ही है। लाइक इट्स नॉट लाइक कि टारगेट है मेरे पास कि आई हैव टू रीड 10 पेज, 15 पेज और 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, जितना भी मेरे को मन कर रहा है। थोड़ा सा भी 2 पेज ही पढ़ा बट मेरे को लगा कि हाँ कुछ पढ़ लिया है, मेरे को कुछ पता चल गया, मैं रख देता हूँ। फिर दिन में जो फ्री टाइम मिलता है उसमें पढ़ते रहता हूँ। बट ये है कि ये हैबिट की रोज़ सुबह उठ के पढ़ना है, ये चीज़ मैं फॉलो करता हूँ रेगुलरली।
क्योंकि बुक मैं पढ़ता हूँ, डेली पढ़ता हूँ, मतलब मॉर्निंग को ही मैं भी, बट मेरी शायद हैबिट नहीं है उतनी, और मेरी इंग्लिश भी उतनी अभी ये नहीं है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। देखो मेन 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 ये ना कि जब मैं कॉलेज लाइफ में था, जब मैंने बुक पढ़ना स्टार्ट किया था लाइक फ्रॉम बीएससी थर्ड ईयर, तो वहाँ वहाँ से मैं किताबें पढ़ना स्टार्ट किया था। तो मैं उस टाइम ऐसे ही पढ़ता, लाइक एक बुक मैंने 6-7 महीने में पढ़ी थी, ठीक है, बट उस चीज़ को ना मैं ग्रैस्प करता था क्योंकि मेरी इंग्लिश भी उस टाइम अच्छी नहीं थी मेरी, और मैंने किसी बुक को, इंग्लिश वाली बुक को तो खास करके उतना कभी पढ़ा नहीं था पूरा। तो मेरा ऐसा हमेशा रहता था कि नहीं, थोड़ा सा ही पढ़ना है 2 पेज, लेकिन उसको रियलाइज़ करना है। तो मतलब मैं एक पेज पढ़ा, एक पैरा पढ़ा, फिर मैं सोचता था कि ये जो, क्योंकि वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली बुक थी, तो मेरे को सेल्फ इम्प्रूव करना था खुद को, तो मैं सोचता था कि इस लर्निंग को मैं अपने लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। तो एक बुक मैंने से 6-7 महीने में पढ़ी थी। तो देखो, ज़्यादा बुक्स पढ़ना इज़ नॉट शुड नॉट बी द गोल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि जब आपकी एक बार चीज़ें अच्छी हो जाती है तो आप फास्टली पढ़ सकते हो, चीज़ें बहुत जल्दी पढ़ सकते हो, लेकिन ये कि फिर आपके पास टाइम नहीं होता। तो लाइक मैंने 2021 में 30-32 किताबें पढ़ी थी, पिछले साल 10-12 ही पढ़ी, क्योंकि मेरे पास पिछले साल इतना टाइम नहीं था जॉब के अलावा। बट ये है कि कुछ ना कुछ डेली पढ़ते रहो। इट्स नॉट अबाउट द कि आप 2 घंटे में 2 पेज पढ़ रहे हो, बट आप कुछ तो पढ़ रहे हो। तो ये सोचो कि उस बुक में जो भी लर्निंग है आप उसको अपने लाइफ में यूटिलाइज कर सको। और बाकी यार, नंबर ऑफ बुक्स मायने नहीं रखते। मैं बोला ना कि मैंने 50-100 किताबें पढ़ी होंगी, बट उसमें से मुझे 2 किताबें बहुत अच्छी लगी, तो वो 2 किताबें मैं बार बार पढ़ता हूँ। तो वही होता है कि बहुत सारी बुक्स आप पढ़ोगे, आधे पे बोर हो जाओगे। मैं भी किसी बुक पे आधे बोर हो जाता हूँ, मैं उसको रख देता हूँ, यार अब समझ में नहीं आ रहा है, मैं नहीं पढ़ूंगा इसको। तो वो ठीक है, वो चलेगा। बट ये है कि कुछ ना कुछ डेली पढ़ो। अभी हैबिट नहीं है, जब आप 2-3 साल बाद थोड़ी बहुत 3-4 किताबें अच्छे से पढ़ लोगे, थोड़ी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, तब तो आपका स्पीड आगे चल के बढ़ जाएगा। हाँ, बुक्स मतलब नंबर मैटर नहीं करते, उसने लाइफ में क्या इम्पैक्ट डाला या फिर डालेगी, वो इम्पैक्ट करता है। एग्जैक्टली देखो, मेन है ना कि एक किताब ही लाइफ चेंज कर सकता है। लाइक जब मैंने पावर ऑफ नाउ पढ़ी थी, तो उस टाइम में ओवर थिंकिंग से इतना परेशान था कि मेरे को कुछ पता ही नहीं चलता मैं क्या करूँ। और जो उसमें मतलब तरीके बताए गए थे उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, मैंने उसको काफ़ी इंप्लीमेंट करा। और लाइक मेरे को 2-3 महीने लगे उस चीज़ को अपने आदत, मतलब अपने हैबिट्स में लाने में। लेकिन लाइक उस बुक को पढ़े अभी 1.5 साल हो चुके हैं, और मैं अभी भी कह सकता हूँ कि मेरे पास मतलब ओवर थिंकिंग से मैं इतना परेशान नहीं हुआ जितना मैं उस टाइम तक था। तो एक बुक ने मेरी आगे की ज़िंदगी चेंज कर दी। तो ऐसा होता है कि कोई कोई बुक आपकी लाइफ को अलग डायरेक्शन देती है। तो 100 बुक्स पढ़ रहे हैं, कोई उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक ही बुक यूज़ करो, बट उसमें जो भी चीज़ें हैं उसको मतलब सारी चीज़ें नहीं, अगर आप 10% 20% चीज़ें भी इम्प्लीमेंट कर लेते हो तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और थैंक सो मच, आपने जो इतना बढ़िया नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर किया अपना। और लास्ट में अगर आप स्टूडेंट्स को के साथ कुछ शेयर करना चाहते हो, कुछ एडवाइस या फिर ओपिनियन। यार देखो, स्टूडेंट के साथ मैं यही चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि लाइक लाइफ में कुछ ना कुछ गोल्स रखो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि लाइफ ऑटोमेटिक मोड पे चल रहा है। कोई भी चीज़ कर रहे हो, लाइक पढ़ाई कर रहे हो, जॉब लेना चाहते हो, किसी कॉलेज में जाना चाहते हो, यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हो, बुक्स पढ़ना चाहते हो, या फिर कुछ लिखना चाहते हो, तो हर चीज़ में ना अपने लिए गोल्स रखो। छोटे छोटे गोल्स रखो कि आज मेरे को आधे पेज पढ़ना है, आज मेरे को आधे पेज लिखना है, आज मेरे को बस 2 मिनट का वीडियो बनाना है, आज मेरे को बस ये वाली टॉपिक पढ़नी है। तो हमेशा गोल्स ओरिएंटेड लाइफ होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है। तो लाइक मैं इस चीज़ को क्लास 12 से रियलाइज़ कर रहा हूँ कि मैं हमेशा अपने लिए गोल सेट करता हूँ। भले ही गोल्स 100 गोल्स में से 20 गोल्स ही हुए हैं, 10 में से 5 ही चीज़ें पूरी हुई, बट हाँ, वो चीज़ें हमेशा रहती है कि मेरे को पता होना चाहिए कि मेरी लाइफ किधर जा रही है। ऑटोमेटिक मोड में नहीं चल रही है कि कुछ भी हो रहा है लाइफ में, मेरे को नहीं पता। और जब ऐसा होता है तो मेरे को बहुत ख़राब लगता है कि मतलब मैं गोल्स नहीं सेट कर पा रहा हूँ। तो हमेशा अपने लाइफ के लिए छोटे छोटे गोल सेट करो, और देखो कि मतलब जो भी चीज़ अचीव करना चाहते हो उस डायरेक्शन में आगे बढ़ो। मतलब बस गोल सेट ही मत करो, बट हाँ, गोल्स सेट करने ज़रूरी हैं। छोटे छोटे गोल्स, लाइक बड़े बड़े गोल्स नहीं। लाइक अगर मेरे को इस साल 120 किताबें पढ़नी है, तो मेरे को एक किताब से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब अगर एक किताब में स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे उसके लिए गोल्स रखना पड़ेगा कि मैं डेली 5 पेज 10 पेज या फिर 5 मिनट 10 मिनट पढ़ सकूँ। तो वही छोटे छोटे गोल्स रखोगे ना, तो जो टाइमिंग होती है अपने आप बढ़ने लगेगी। लाइक कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं 3-3 घंटे किताबें ही पढ़ता रहता हूँ। एक ही किताब एक हफ्ते में ख़त्म कर देता हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 महीने तक एक ही किताब चल रही है। तो वो टाइमिंग डिफ़र कर सकता है वो, बट गोल्स होना चाहिए एक, ताकि आपको पता चले कि आप साल के एंड में या फिर मंथ के एंड में आप उस गोल के कितने करीब हो।
मतलब हमेशा ना अपनी लाइफ को मेज़र करना चाहिए। लाइक अगर आप साल के अंत में बैठते हो अपने गोल्स के साथ, तो देखो मैंने कितनी गोल्स अचीव करी। तो अगर 10 में से 7 गोल भी अचीव कर ली, 2 गोल्स भी अचीव कर ली, तो आप कह सकते हो कि आप पिछले साल से 20% ज़्यादा कुछ कर पाए हो। तो हमेशा अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ गोल्स क्रिएट करना चाहिए। आई थिंक ये चीज़ अगर मतलब किसी ने समझ लिया तो वो काफ़ी आगे जा सकता है अपने फील्ड में। बिल्कुल सर, बिल्कुल, मैं भी इस बात को मानता हूँ, बिल्कुल। ओके, सो एक मेरे पर्सनल ऐसे ही क्वेश्चन अभी आया कि आप रियल लाइफ में भी इतना कम स्माइल करते हो, सीरियस रहते हो? नहीं यार, अभी पॉडकास्ट चल रहा है और मे बी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे हो लाइक रिलेटेड टू लाइफ। सो आई थिंक इट्स रियली टाइम टू गेट सीरियस। बट इतना सीरियस रहना नहीं होता है, लाइफ में एंजॉय करो। बट हाँ, अगर जहाँ पे सीरियस होना वहाँ पे होना चाहिए। सो आई थिंक इस पॉडकास्ट में मैंने अपनी लाइफ से रिलेटेड काफ़ी कुछ शेयर करा है। सो अगर जो जिनको पता चलेगा, लाइक दे विल एक्चुअली लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स।